हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को पहले लिया है क्योंकि अगर हम ओवरी को समझना चाहते हैं, आगे जाकर के हम ओवरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझ लें कि ये होता कैसे है। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत यह है कि ये फॉलिकल किसे कहते हैं, फॉलिकल होता क्या है। तो फॉलिकल एक्चुअली एक तरीके से क्या होगा, एक होलो एक तरीके से बीच में से अंदर से खोखला एक बॉल की तरह से होता है, सेल का बना हुआ, जो इमेच्योर एग को कंटेन करके रहता है। तो इस फॉलिकल में क्या होगा, इमेच्योर एग होते हैं। तो ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल किस तरीके से आगे डेवलप करेगा। जब बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम ही अराउंड 2 लाख से लेकर के 20 लाख के अराउंड जो है वो ये इस तरीके के फॉलिकल जो है वो रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप नहीं हो पाते हैं, प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। कब तक? टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में आने के बाद में ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ ये धीरे धीरे ये जो क्वांटिटी है, जो हमने कहा 2 लाख से 20 लाख तक होते हैं ये इमेच्योर एग्स, तो लेकिन ये धीरे धीरे ये डीजनरेट होते जाते हैं। और आप ये मान के चले कि जब लगभग रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल का स्टार्ट होता है, तब तक जाते जाते ये लगभग आप माने कि 35,000 टू 40,000 के अराउंड सिर्फ ये फॉलिकल्स रिमेन करते हैं, बचते हैं, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं सारे के सारे। और अगर हम इनके यूटिलाइजेशन की बात करें तो पूरा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, पूरा जो रिप्रोडक्टिव एज है, पूरा जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसके अंदर आप मान के चलें कि एक लेडी 13 इयर्स की एज से लेकर के अराउंड 15 का मेनोपॉज का एक्चुअल एवरेज एज हम अगर मानते हैं, तो 50 तक जाते जाते वो अराउंड 300 टू 400, अराउंड इसमें से भी 300 टू 400 जो है वही मैच्योर हो पाते हैं या वही ओवुलेट हो पाते हैं। तो लगभग जो 20 लाख के करीब हमने बताया, उनमें से 300 टू 400 एक्चुअली यूटिलाइज होते हैं ओवुलेशन के पर्पज से, या हम कह सकते हैं कि इतने में से इतने जो है फॉलिकल वो मैच्योर होते हैं। अब ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है, अब इस डेवलपमेंट को अगर हम समझें तो इसको हम समझने के लिए नॉर्मली इस डेवलपमेंट को 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट को बेसिक 4 पार्ट कह सकते हैं, या आप ये बेसिक 4 फेज कह सकते हैं कि 4 फेज के अंदर हम इसको डिवाइड करके समझते हैं। जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स मींस जो स्टार्टिंग की सेल्स होती हैं, तो ये अगर प्रीमोर्डियल सेल्स हैं तो इनमें से कुछ जो सेल हैं वो मैच्योरिटी की स्टेज की तरफ जाती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर, पहला जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर होता है। पहला जो स्ट्रक्चर है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें फेज 1 की। तो फेज 1 में क्या होता है, ये फेज 1 के अंदर आपको जिसको जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, कि स्टेज 1 के अंदर प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है या प्राइमरी फॉलिकल बनता है। तो यहां पे आप लिख दें प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल में पहला ये चीज है जो प्राइमरी ओसाइट है। पहली चीज क्या हो गई, प्राइमरी ओसाइट। नंबर 1, प्राइमरी ओसाइट के साथ साथ आपने देखा होगा एक ये लेयर इसके ऊपर रहती है, और ये जो लेयर है, ये लेयर इसका मतलब यहां पे इसको कौन कवर करता है, यहां पे बहुत सारी सेल्स होती हैं जो इसके साथ लगी होती हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को कौन सी सेल हम बोलेंगे, ये होते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ये सेल कौन सी हो गई, ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल। अब आप इसको थोड़ा सा इधर कर दें ताकि आप इस पूरे फेज को समझ पाए। तो प्राइमरी फेज में या प्राइमरी या फर्स्ट फेज में
जो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, फर्स्ट फेज में क्या डेवलप हुआ, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ कि उसमें एक प्राइमरी ओसाइट होता है और इसके चारों तरफ सेल्स की एक कवरिंग होती है। कौन सी सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग होती है। तो ये आप सिंपली इसको समझते हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल है। अब यही प्राइमरी फॉलिकल, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये कवरिंग क्या काम करती है, ग्रेनुलोसा सेल की ये कवरिंग ये काम करती है कि इसको न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन किसके लिए, ताकि ये इसको न्यूट्रिशन मिलता जाए और ये आगे जाकर के डेवलप होता जाए। तो ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंडरी फेज में, दूसरे फेज में। अब दूसरे फेज में क्या होगा, दूसरे फेज में ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल किस में डेवलप होगा, सेकेंडरी फेज में। अब सेकेंडरी फेज में क्या हुआ, सेम यही स्ट्रक्चर आप हमने यहां ड्रॉ किया। इससे अगर हम यूं कहें कि ये एक प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर था, ये एक प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर था। अब इसी में ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स और ज्यादा क्या करेंगी, और ज्यादा डिवीजन करेंगे और इनकी जो नंबर है वो नंबर सेल्स का बढ़ जाएगा, इन सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। ये जो पिछले पिछले में हमने जो कुछ सेल्स दिख रही थी, अब ये यहाँ पे सेल्स आपको बल्क में नजर आएंगी, यानी इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि जो पूरा डेवलप्ड फॉलिकल होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो पूरा डेवलप्ड फॉलिकल है, उस डेवलप्ड फॉलिकल का डायमीटर लगभग कितना होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अराउंड 30 mm, या फिर अगर इंचेस में दे तो 1.2 इंच के अराउंड उसका डायमीटर होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, हम बात कर रहे थे दूसरे फेज की। तो दूसरे फेज में क्या होगा, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये डिवीजन करके और इनकी जो नंबर है, इनका जो नंबर है वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसके साथ एक चीज यहां और डेवलप होगी। देखिए, ये हो गई ग्रेनुलोसा सेल्स, ये हो गई ग्रेनुलोसा सेल्स, ये इसके साथ यहां पे ये कांटेक्ट में किसके रहता है, आप ये समझिए कि जब हम ओवरी को ड्रॉ करते हैं तो आपको ओवरी के उसके कॉर्टेक्स के साथ, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर है उसके साथ ये लगे हुए दिखते हैं, यानी कि ये कॉर्टेक्स के कांटेक्ट में रहते हैं। और कॉर्टेक्स में स्ट्रोमा सेल्स होती हैं और यही स्ट्रोमा सेल इसके ऊपर एक लेयर और बना देती हैं, ये एक लेयर और बना देंगे। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे हमें जो लेयर मिली है, वो लेयर एक तो हमें मिली है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ ही एक आउटर लेयर और डेवलप हो गई है इस फॉलिकल के चारों तरफ। इस फॉलिकल के चारों तरफ एक आउटर लेयर और डेवलप हो गई है। तो ये जो आउटर लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, इस बाहर की लेयर को, यानी कि यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल में जाते जाते एक आउटर लेयर और डेवलप हो गई। दो काम हुए, एक तो जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे इसके नंबर्स बढ़ गए, ये ग्रेनुलोसा सेल्स इंक्रीज हो गई, और दूसरा एक बाहर की साइड में स्ट्रोमा सेल से एक बाहर के साइड में एक कवरिंग और बन गई, एक लेयर और बन गई, और उसको हमने नाम दिया थीका सेल्स। उसको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स। तो अब इसी ओसाइट के चारों तरफ ग्रेनुलोसा जो सेल्स हैं उनकी नंबर इंक्रीज हो गए और एक आउटर लेयर और बन गई, और इस आउटर लेयर को हमने नाम दे दिया थेका सेल्स। तो ये जो इंप्रूवमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कौन से फेज में हो गए, सेकेंड फेज में। और अब हम इस ओसाइट को, इस फॉलिकल को क्या नाम देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब हम इस फॉलिकल को क्या कहेंगे, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे डेवलप करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे डेवलप करेगा। तो आगे जब डेवलप करेगा ये, तो ये हो गया टर्शियरी फॉलिकल। जब ये और आगे डेवलप करेगा तो ये कहलाएगा टर्शियरी फॉलिकल।
अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा? टर्शियरी फॉलिकल में आप ये समझें, ये जो फॉलिकल हैं, इस फॉलिकल में ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स और ज्यादा डेवलप हो रही हैं। अब और ज्यादा जब ये सेल्स डेवलप होंगी तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो जाएंगी, और कॉम्पैक्टेड होने के साथ साथ इसमें होगा क्या कि हम अगर इसी डायग्राम को आगे इस साइड बना लेते हैं कि इसी डायग्राम को जब हम लेंगे तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स चारों तरफ हैं, और हमने कहा था ये फर्स्ट फेज में कम थी, सेकेंड फेज में आते आते ये और बढ़ गई, और जब टर्शियरी फॉलिकल का टाइम आया तो भी ये धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं और डिवीजन हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो जाएगी। अब कॉम्पैक्टेड होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये सिक्रीशंस करती हैं, ये न्यूट्रिशन छोड़ेंगी, ये सिक्रीशंस करेंगी, तो यहां पे इसके चारों तरफ, यहां हमने कहा था एक लेयर होती है थीका सेल्स की, ये एक लेयर हमने बनाई थी थीका सेल्स की। तो अब क्या होगा कि अंदर ही अंदर ये कॉम्पैक्टेड होते रहेंगे, और कॉम्पैक्टेड होने के साथ साथ ये जो सिक्रीशन करेंगे तो यहां पे ये एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देंगे। अब वो कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर हो गया, उसमें स्ट्रक्चर हो गया, ये हमने बनाया, ये हो गया, और यहां पे हम बना देते हैं सेल्स, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, अब ये कॉम्पैक्टेड हो गई, और ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर एक तरीके से बन गई थीका सेल्स की। ये आउटर लेयर बन गई थीका सेल्स की, यानी कि सेम वही डायग्राम हम ले रहे हैं, सिर्फ यहां पे हमने क्या किया है कि धीरे धीरे जैसे ये सेल आगे ज्यादा बढ़ेंगी और स्पेस क्योंकि इनके पास होगा नहीं, तो ये आपस में कॉम्पैक्टेड हो जाएंगे, और कॉम्पैक्टेड होने की वजह से ये क्या करेंगी, कॉम्पैक्टेड होने की वजह से इनके जो सिक्रीशन है, इनके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बन जाएगा सेल के अंदर ही, और ये जो स्पेस है, ये स्पेस धीरे धीरे क्या करेगा, ये स्पेस आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब ये धीरे धीरे ये स्पेस बढ़ता जाएगा, ये और ज्यादा कॉम्पैक्टेड होती जाएंगी, और ज्यादा कॉम्पैक्टेड होती जाएंगी, ये स्पेस बढ़ता जाएगा। ये जो स्पेस है इसमें क्या रहेगा, इसमें फ्लूइड रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जो सिक्रीशन यहां से आ रहे हैं वो सिक्रीशन इसके अंदर रहेंगे, ये कॉम्पैक्ट होती जाएंगी बिल्कुल। तो ये जो सिक्रीशन वाला ये जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे, इस स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। ये स्पेस क्या कहलाएगा, एंट्रम। इसको हमने कहा एंट्रम, और इस एंट्रम में क्या होगा, इस एंट्रम में फ्लूइड भरा रहेगा, इस एंट्रम में सारे में जो सिक्रीशन आ रहे हैं, और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इसका फ्लूइड आ गया, राइट। अब इसको हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बोल सकते हैं, इसको हम एंट्रम भी बोल देते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज है जिसको हमने कहा टर्शियरी फॉलिकल, इसके अंदर एक डेवलपमेंट तो ये हुआ कि इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, और उस कैविटी को हमने क्या नाम दिया, उस कैविटी को हमने नाम दिया एंट्रम, या हम उसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी कह सकते हैं। दूसरी चीज एक और जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, जो प्राइमरी ओसाइट है, जो प्राइमरी ओसाइट है, वो प्राइमरी ओसाइट क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन करता है, और वो जो ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बना देगा इस तरीके से, ये चारों तरफ इसके एक लेयर बना देगा। ये जो लेयर इसके चारों तरफ बन जाती है, इस लेयर को हम क्या क्या नाम देते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलिसुडा।
ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाएगी जोना पेलुसिडा। तो यहां जब टर्शियरी में हम आए, ये कौन सी स्टेज है? ये थर्ड स्टेज है, ये हो गई थर्ड स्टेज। तो इस थर्ड स्टेज में ये जो ओसाइट है, ये ओसाइट क्या अब कौन सा हो गया? ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। तो थर्ड स्टेज में जो स्ट्रक्चर है, थर्ड फेज में जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक तो डेवलप हुआ है एंट्रम, यानी कि कैविटी डेवलप हुई है फ्लूइड से भरी हुई। दूसरा जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन हुआ है। और तीसरा ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये अब इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। यानी कि ये जो स्टेज आ गई, ये कौन सी स्टेज आ गई? ये थर्ड स्टेज आ गई। दूसरी चीज इसमें जो ध्यान देने की बात है कि जब ये कॉम्पैक्ट होते रहेंगे और ये कैविटी भरती रहेगी, तो फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में अगली स्टेज में जाकर के ये रप्चर हो जाएगा। अगली स्टेज में जाकर के ये क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये वही ये हमारा आ गया फोर्थ स्टेज। इसमें हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ये कैविटी हो गई, ये कैविटी हो गई। और अगले स्टेज में क्या होता है? ये रप्चर हो जाता है, जो फाइनल स्टेज आती है इसकी। तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैच्योर फॉलिकल। इसको हम क्या कहेंगे? मैच्योर फॉलिकल कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट रप्चर होने के बाद में बाहर निकल के आ जाता है। और बाहर जब ये निकलता है, तो ये अपने साथ जोना पेलुसिडा को भी लेकर के जाएगा। इसकी जो कवरिंग है, वो कवरिंग भी इसके साथ बाहर जाती है, और कुछ इसके साथ में थोड़ी बहुत ग्रेनुलोसा सेल्स भी निकल करके रप्चर होके बाहर आ जाती हैं। और ये जो बाकी जो पोर्शन बच जाता है, ये बाकी पोर्शन क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। ये अगर इसमें से एग निकल गया और ये एग बाहर निकल गया, तो बाकी जो ये बचा हुआ मटेरियल है, ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है, वो एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है, उसकी स्टडी भी हम आगे बाद में करेंगे, जो प्रोजेस्टेरोन है उसको सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो सारा डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट कुछ स्पेसिफिक, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना, कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनको मैच्योर करने में। और वो स्पेसिफिक हार्मोन कहां से निकलता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। और वो कहां पे वर्क करेगा हाइपोथैलेमस से? अब उसको भी हम एक बार थोड़ा सा समझ लें। उसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए, इसलिए आप देखें कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां वर्क करेगा? ये करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये दो स्पेसिफिक फीमेल हार्मोन, जिनको गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, दो स्पेसिफिक फीमेल हार्मोन ये रिलीज करेंगे। एक एलएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो स्पेसिफिक हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं। अब ये जो एफएसएच है, ये एफएसएच सीधा वर्क करेगा ग्रेनुलोसा सेल्स पे। ये एफएसएच जो है, वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाकर के ये इन सेल को एक्टिवेट करेगा, इन सेल को एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेट करने से ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगी? ये क्या करेंगे? ये एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, ये एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। इसके बाद में जो एलएच है,
वो LH किसके ऊपर वर्क करेगा, वो LH करेगा थीका सेल्स पे। अब ये जो दोनों अलग अलग हैं, आप ये समझिए, ये LH वर्क करेगा किस पे, थीका सेल्स पे, और FSH किस पे वर्क करेगा, ग्रेनुलोसा सेल पे। ये थीका सेल क्या रिलीज करेंगी, एंड्रोजन। ये थीका सेल, इसमें आगे जाकर के ये जो थीका सेल हैं, ये थीका सेल भी थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी आगे जाकर के, तो इसके दो पोर्शन बन जाते हैं। जो बाहर की तरफ है उसको थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, जो इंटरनली है उसको थीका इंटरना बोलेंगे। तो थीका इंटरना एक्चुअली अगर हम बहुत स्पेसिफिक बात करें तो उनके ऊपर वर्क करेगा और वो एंड्रोजन रिलीज करेंगे। ये एंड्रोजन वापिस जाएगा और स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल को। ये वापस इसको एक्टिवेट करेगा और ये एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हम बाद में समझेंगे पूरा, लेकिन फिलहाल हम एक बहुत छोटे रूप में हमने देखा है कि फॉलिकल जो है वो डेवलप कैसे होगा। तो प्रीमोर्डियल सेल से हमने कहा प्राइमरी ओसाइट डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो गया, उसके बाद में टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हो गया, और उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल पे हम आ गए। जो फर्स्ट फेज था उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग बनती है, सेकंड में ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और बाहर की तरफ जो है वो थीका सेल्स की एक लेयर और बन जाती है इसके अंदर, तो ये सेकेंडरी हो गया। थर्ड टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल में एक तो एंट्रम बनेगा, ये धीरे धीरे करके एंट्रम बनेगा, ये सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टेड होती जाएंगी। और दूसरा, इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन जो ये रिलीज करता है उसाइड, इस ग्लाइकोप्रोटीन की एक कवरिंग इसके साथ में बन जाती है और उसको हम कहते हैं जोना पैलिसुडा। और ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, यहां से ये बन जाता है मैच्योर फॉलिकल, और जैसे ये मैच्योर होता है ये रप्चर होकर के निकल जाता है ओवरी से, ओवरी को ये छोड़ देता है। और ये जो बाकी जो मटेरियल बचता है, ये बाकी मटेरियल क्या कहलाता है, इसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है। उसके बाद में धीरे धीरे अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये आगे जाकर के डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और अल्बिकेन्स बन करके ये स्कार के मास ऑफ स्कार के टाइप में रह जाता है। वो हम बाद में उसका डिटेल करेंगे, लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब इसको हमने कहा हार्मोनल, इसका एक मैकेनिज्म है जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जेएनआरएच रिलीज होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं। एफएसएच डायरेक्टली ग्रेनुलोसा सेल पे वर्क करता है, जबकि एलएच थेका इंटरना पे वर्क करता है। थेका इंटरना एंड्रोजन रिलीज करते हैं और वो एंड्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स पे फिर वर्क करता है ताकि ग्रेनुलोसा सेल जो है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर दें। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है फॉलिकुलर डेवलपमेंट का, जो आपको ग्रॉस रूप में एक तरीके से इसका मैकेनिज्म आपको जरूरी समझना है। थैंक यू।